ओके। सो हम लोगों ने कल दीपांकर चैप्टर नंबर 3 का लास्ट का 3 क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे आ गए थे। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जो जो पढ़ाई किया था, चलो एक बारी आप मेरा हेल्प करो, हम लोग को आज रिवीजन करना है उसका। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखा था? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में क्वेश्चन था। राइट। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होता है? ग्रैंड स्ट्रेटेजी। राइट, उसको हम लोग ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है। और वो क्या करता है हम लोग को? डायरेक्शन फॉर अचीविंग अवर स्ट्रेटेजिक गोल। हाँ, हमारे जो भी स्ट्रैटेजिक गोल्स है उनको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजिक एक्शन ले, उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोग को डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। और ये जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे बनता है। और ये चार तरीके के इसमें स्ट्रैटेजीज बनते हैं। कौन कौन से? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। राइट। उसके बाद फिर हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एबीसी लिमिटेड है, वो इंटेंड कर रहा है कि अपना बिजनेस को वो ग्रो करेंगे। और उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रोथ को इंश्योर करते हैं कि नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि क्या जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो ग्रोथ को इंश्योर करते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर क्या रहा? हाँ, करते हैं। राइट। वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या और बातें थी कि कॉर्पोरेट कॉम्प्रिहेंसिव। स्ट्रैटेजी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ठीक है। वो डायरेक्शन देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है। और उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या चीज पे डिसीजंस? कि रिसोर्स का अलोकेशन कैसा हो। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलते हैं, कैसा करना है। मार्केट कौन सा, किस तरीके का मार्केट में जाना है। ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रोच भी हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है। ठीक है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और इन सब चीजों को करके हम लोग ग्रोथ की तरफ ही आगे जाते हैं। इसीलिए ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर हमारे को समझना था स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी सेफगार्ड करता है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को। सिमिलर राइट। मार्केट हमको काम करना है सेम प्रोडक्ट के साथ। हम्म। यहाँ पे प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, जहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर रहा, हम्म। सेम एफर्ट्स मार रहा है, जितना एफर्ट्स पहले मार रहा था उतना ही एफर्ट्स मार रहा है, सेम लेवल ऑफ बिजनेस। ठीक है। और ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट गोल क्या है कि हम लोग को स्टेबिलिटी अचीव करना है। और क्यों कोई भी कंपनी क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी क्यों अचीव करना चाहती है? क्योंकि वो सेम मार्केट में सेम तरीके के प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है। उसका फंक्शनल परफॉर्मेंस जो है वो क्या बोलते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना चाहती है, जिसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करेगी अपने फंक्शनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और मेजर रीजंस क्या है हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अचीव करने का, लगाने का? मैच्योरिटी। क्योंकि हमारा मैच्योरिटी प्रोडक्ट जो है मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है। ठीक है। और टास्क कंफर्टेबल हो रहा है। हाँ, और भी चीजें थी, बताओ। इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट स्टेबल है। हाँ। ठीक है। स्टेटस क्यों तो आप लोगों ने पढ़ा ही। और ठीक है। और मैं क्या भी हम जस्ट क्या एक्सपेंशन करके आया है। और क्या है? फॉर्म अभी जस्ट एक्सपेंशन करके आया है। राइट। और अब वो अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है। ठीक है। चलो। ये ने क्या कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना था? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का अपोजिट है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में बता देंगे जितना भी चीज पता है। फिर हम लोग बता देंगे कि इसको हम लोग एक डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते हैं। यहाँ पे बिजनेस हम लोग का मेच्योरिटी स्टेज में है। ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में हम लोग कई सारी चीजें लगाते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जर, ये सारा कुछ लगाया जाता है।
डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेस को रीडिफाइन किया जाता है, कैसे? बाय एडिंग स्कोप टू बिजनेस सब्सटैंशियली, ठीक है। जहाँ पे फिर वो इंक्रीज किया जाता है हमारा एफर्ट, करंट बिजनेस में हम लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। रीडिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे बिजनेस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी इंडस्ट्रीज थी, वो कौन से स्टेज में आ चुकी थी? मेच्योरिटी स्टेज पे। तो यहाँ तुमसे पूछा जा रहा था कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ लगा रहे हैं वो लोग। वो अभी ओवर कैपेसिटी पे वो देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो वो अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सब चीज को हम लोग को देख के क्या पता चला कि वो क्या कर रहे स्टेबिलिटी हैं? हाँ, वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, क्योंकि वो मेच्योरिटी स्टेज पे अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आ चुके हैं। और रैपिड एक्सपेंशन करने के बाद अब फर्म अपने आप को स्टेबलाइज और कंसोलिडेट करना चाहता है, और एक्सपेंशन को थ्रेटनिंग भी माना जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग के पास ये स्विफ्ट इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन आया था कि ये क्या पहले से कर रही थी? मेडिकल इंश्योरेंस चीज में थी, अब क्या करना चाहती है? फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑटो इंश्योरेंस में भी आना चाहती है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रही है? ग्रोथ और एक्सपेंशन। ग्रोथ और एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी लगा रही है, ठीक है। वही एक्सपेंशन में आपको वही लिख देना है कि एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या करती है? रिडिफाइन करती है बिजनेस को, स्कोप ऑफ बिजनेस को सब्सटैंशियली इंक्रीज करती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और ये सारा चीज एक्सपेंशन करने के लिए आप कैसे करोगे? आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा अपना ब्रांड नेम, मार्केटिंग स्किल्स जो भी अवेलेबल है उनको बेटर करना पड़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो। हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम लोग दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, ऑटो इंश्योरेंस के, वो सेगमेंट हम लोग का डिफरेंट है, लेकिन है तो उसी उसी जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, ऑटो इंश्योरेंस को, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ओके। उसके बाद शोएब और सलीम का क्वेश्चन था, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे थे। एक को क्या करना था? एक चाहता था कि हम अपना बिजनेस को दूसरे जगह पे एक्सपैंड करें, और एक चाहता था कि नहीं, हम आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ले, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था गौतम और सिद्धार्थ, वह भी सेम ही था। यहाँ पे वो लोग जो गौतम है, जो या ऊपर शोएब है, वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता था, जहाँ पे वो नए बिजनेस या प्रोडक्ट को लेके जाना चाहता था, जो कि उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से हर तरीके से अलग है, अनरिलेटेड है। डाइवर्सिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी है, वो उसका कनेक्शन आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का कोई भी कॉमन थ्रेड आपके प्रेजेंट पोजीशन पे नहीं है। और जो सिद्धार्थ है, जो दूसरे वाले हैं, वो क्या चाहते हैं? वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते थे, ठीक है। वो अपने ही बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आगे चल के और बेचना चाहते थे। वो लोग क्लॉथ बेच रहे थे, अब वो गारमेंट बनाना चाहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका मार्केट सेगमेंट और क्या बोलते, कस्टमर बेस कहीं ना कहीं मैच करता, ठीक है। तो दे रिमेन इन द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस में है, जबकि कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग बिल्कुल नए पार्ट में चले जाते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। Vastrolok Limited was started a textile company to manufacture cloth. Currently, they राइट। are in manufacturing of silk cloth. एक टेक्सटाइल कंपनी है जो क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहा है और अभी करंटली सिल्क क्लोथ बना रहा हम्म। है। मैनेजमेंट डिजायर्स टू एक्सपैंड द बिजनेस इन द क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। टॉप मैनेजमेंट इच्छा रखता है बिजनेस को एक्सपैंड करने का सेम हम्म। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। तो टू एक्सपैंड दे डिसाइडेड टू परचेज मोर मशीन टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लोथ। एक्सपैंड करने के लिए और मशीन्स खरीदेगा। हम्म। आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना स्ट्रेटेजी ऑप्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट। हम्म।
तो कौन सा स्ट्रैटेजी लग रहा है यहाँ पे, बताओ। वही वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली, ये लोग क्या चाह रहे थे, देखो यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। बिजनेस। वस्त्र लोग करेंटली मैन्युफैक्चर क्या कर रहे थे, सिल्क क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनने डिसाइड किया कि वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को कैसे, कॉटन क्लॉथ बना के, ठीक है। और दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर नेचर के हैं और सेम इंडस्ट्री में, जो कॉटन क्लॉथ है और जो पहले वो लोग सिल्क क्लॉथ बना रहे थे वो सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है, सिमिलर नेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग इनका जो ये स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि टॉप मैनेजमेंट जो वस्त्र लोग का है उन्होंने ऑप्ट किया है एक कॉन्सेंट्रिक नेचर का, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक नेचर का डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जो कि रिलेटेड, उसको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलो या फिर उसको तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलो, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पहले क्या बना रहे थे ये लोग, सिल्क क्लॉथ, अब बनाना चाहते हैं, और क्या बनाना चाहते हैं अब अब इन लोग कॉटन क्लॉथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सिमिलर नेचर के गुड्स थे, सेम इंडस्ट्री में फॉल कर रहे थे, राइट। तो क्या है, प्रोडक्ट्स जो है आर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ठीक है। न्यू बिजनेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को के साथ लिंक्ड है, न्यू बिजनेस इज लिंक्ड। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। हम लोग पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग बताना चालू करेंगे, ये पहले तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वस्त्र लोक लिमिटेड करेंटली क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब उन लोग आगे चल के टॉप मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, कॉटन कॉटन क्लोथ। क्लॉथ, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, सिमिलर नेचर के गुड्स है और सिमिलर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का टेक्निक है ये किस तरीका का नेचर का है, ये कॉन्सेंट्रिक इन नेचर है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है, रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, नया बिजनेस जो है वो लिंक्ड रहता है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस से, ठीक है। थ्रो बिजनेस प्रोसेस हो गया, फिर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। जो भी मार्केटिंग का टेक्निक है वो भी पुराना बिजनेस, नया बिजनेस पुराने वाले का यूज कर सकता है, ठीक है। जो आपका नया प्रोडक्ट है वो एक तरीके से स्पिन ऑफ है, ठीक है, किस चीज का, आपके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और प्रोडक्ट से ही निकल गया है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी से आप कुछ नया प्रोडक्ट निकाल रहे हो। इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको करंट ऑपरेशन से ही सिनर्जी बेनिफिट दे रहा है कि ये जितना चीज आपका साथ में चल रहा है उसके वजह से कुछ नया बन गया, ठीक है। जितना ऑलरेडी, अगर सिर्फ मेरे पास जो इतने इक्विपमेंट्स है, मान लो कि अभी मेरे पास लैपटॉप है, आईपैड है, इससे मैं कुछ नया करके दूं तो वो क्या है, मेरा सिनर्जी बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसी से ही कुछ नया बना दिया, ओके।
तो ये इसमें हम लोग को क्रोनोलॉजी याद रहेगा। हम लोग कैसे बताएंगे? सबसे पहले वस्त्रलोक के बारे में बताएंगे, वो अभी क्या कर रहा है, कौन से बिजनेस में है। फिर बताएंगे दोनों सेम इंडस्ट्री में है, सेम इंडस्ट्री में है यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। फिर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताना है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, नए मार्केट को यूज कर रहा है, ये सारा कुछ हमारे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से ही निकल के आ गया है। ठीक है, और ये इसीलिए क्या हो गया है, हम लोग को एक तरीके से सिनर्जी बेनिफिट दे रहा है करंट ऑपरेशन से। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Leatherlight Limited was started as a leather company to manufacture footwear. हम्म Leatherlight एक कंपनी है, स्टार्ट हुआ एज अ लेदर कंपनी जो बनाता है फुटवेयर। करेंटली दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर। करेंटली वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहा है फुटवेयर मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। टॉप हम्म मैनेजमेंट डिजायर करता है एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस इन लेदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इसका जो टॉप मैनेजमेंट है बोलता है कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी बनाएंगे, हम सिर्फ फुटवेयर नहीं बनाएंगे, बेल्ट हम्म वगैरह पर्स वगैरह और सारा वैरायटी बनाएंगे। हम्म एक्सपैंड करना है। To expand, they decided to purchase more machines to manufacture leather bags for males or females. हम्म Identify and explain the strategy opted by top management of Leatherlight Limited. हम्म तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी ऑप्ट हो रहा है? लेदर लाइट जो थे वो क्या पहले बना रहे थे, लेदर की कंपनी है, फुटवेयर बना रहे थे। अब वो लोग हम्म करेंटली जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे फुटवेयर दोनों ही मेल और फीमेल के लिए। टॉप मैनेजमेंट का क्या डिजायर है कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करके लेदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी बनाना चाहते हैं, सिर्फ फुटवेयर नहीं, उसके अलावा और पर्स वर्स जो लेदर का बन सकता है, बेल्ट वेल्ट वो भी बनाएंगे। To expand, they decided to purchase more machines to manufacture leather bags for male and female। ठीक है, अब वो फुटवेयर के साथ साथ क्या बोलते हैं, लेदर बैग्स भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीका का डाइवर्सिफिकेशन है? लेदर लाइट जो था वो करेंटली और क्या बना रहा था? फुटवेयर बना रहा था। किन के लिए? मेल मेल और और फीमेल फीमेल के लिए। टॉप मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि वो एक्सपैंड लेदर करने के बैग्स लिए बनाएंगे। किन के लिए? वही आपका मेल के कस्टमर ग्रुप, मेल और फीमेल्स के लिए। ठीक है, दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर इन नेचर है और सेम इंडस्ट्री में, लेदर की इंडस्ट्री में ही फॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर नेचर के हैं और सेम इंडस्ट्री में। ठीक है, सिमिलर इन नेचर एंड इन सेम इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हम लोग को क्या नजर आ रहा है? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ये लिंक्ड है एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि आपके जो करंट बिजनेस का प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ ये नया बिजनेस भी यूज कर लेगा। ठीक है, ये इसलिए ये क्या बन गया आपके लिए? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बन के निकला है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में नया बिजनेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, और जो भी आपका नया प्रोडक्ट है वो एक तरीके से सिनर्जी बेनिफिट दे रहा है आपके करंट ऑपरेशन से। तो वही सेम आंसर हो गया। ठीक है, गौतम सिद्धार्थ वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, पढ़ो। ऑर्गेनो इज अ लार्ज सुपरमार्केट चेन। ऑर्गेनो एक तो लार्ज सुपरमार्केट चेन चलाता है। हम्म It is considering the purchase of number of farms that provide organo with significant amount of fresh produce. ऑर्गेनो चाहता है कि कुछ फार्म्स को खरीद ले जिसको हम्म जिससे उसको सिग्निफिकेंट फ्रेश प्रोड्यूस मिले। हम्म ठीक, ऑर्गेनो feels that purchasing the farm it will have greater control over the supply chain.
ऑर्गेनो सोच रहा है कि अगर हम फार्म परचेज कर लेंगे तो हमको सप्लाई चेन में बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो एक्सप्लेन करना है हमको डाइवर्सिफिकेशन ऑप्टेड बाय ऑर्गेनो। हम्म। तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे बताओ। कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, सेम लाइन में ही जा रहा है। सेम लाइन में तो है, ठीक है। सेम लाइन का बिल देखो, लार्ज सुपरमार्केट चेन थी, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारा फार्म्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इन विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। ऑर्गेनो को लगता है कि हम लोग फार्म्स अगर खरीद लेंगे तो उनका कंट्रोल सप्लाई चेन पे ज्यादा रहेगा। हम लोग यहाँ थे, ठीक है। हम लोग कौन थे, ये पहले ये लोग री हम लोग यहाँ है, ये इस पॉइंट पे हम लोग क्या है, रिटेलर्स है अभी, ठीक है। हम लोग या तो फॉरवर्ड जा सकते थे या हम लोग बैकवर्ड आ सकते हैं। बैकवर्ड आया ना इन लोग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने कंट्रोल किस पे ले लिया, फार्म्स पे, और इन्हीं के प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे बेच रहे थे। अब हम लोग का सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी हट गया, यस सर। ठीक है। तो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस देखो, वहां पे क्या हो रहा था कि वो लोग, यहाँ देखो, वहां पे क्या हो रहा था कि हम लेदर का काम कर रहे हैं, तो लेदर तो काम कर ही रहे थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मान लो बैग्स बना रहे थे, तो अब हम बेल्ट भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको कहीं लग रहा है कि वो लोगों ने ऐसा बोला कि लेदर बना रहे थे, तो जो लेदर ला रहा है हम उसका उसको भी वो क्या बोलते हैं, जिस चीज से ला रहा है वह उसको भी हम लोग अक्वायर कर ले, नहीं। नहीं। तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गया फिर। ये लोगों ने ऐसा थोड़ी बोला कि हम क्या बोलते हैं, सुपरमार्केट चेन है तो उसी से रिलेटेड कुछ निकाल दे। ये लोगों ने तो बैकवर्ड गए, ये यहाँ पे क्या हुआ है। सप्लायर को हाँ सप्लायर को ही बाई कर लिया ये लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। ओरिगेनो, अब तुमको पहले एक यहाँ पे जो केस है वो बताना है, हम लोग थोड़ा सा रुको। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनो जो है वो एक लार्ज सुपरमार्केट चेन, ठीक है। सबसे पहले ये बताएंगे, फिर इन लोगों ने ऑप्ट क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग कि इन लोगों ने ऑप्ट क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, परचेज कर लिया, क्या परचेज किया, फार्म। फार्म्स परचेज कर लिया, ठीक है। ना उनके पास क्या रहेगा, दे विल हैव ग्रेटर कंट्रोल। किस चीज पे ग्रेटर कंट्रोल हो गया, अपने सप्लाई चेन। सप्लाई चेन पे, ठीक है। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है किस तरह किसके लिए स्टेप है, सप्लायर का डिपेंडेंसी खत्म हो जा रहा है। इज अ स्टेप टुवर्ड्स किसकी तरफ स्टेप है, क्रिएशन ऑफ क्लोजर टू रॉ मटेरियल प्रोडक्ट। इफेक्टिव सप्लाई बाय
इंटरिंग बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेप्ट है किस चीज के लिए? हम लोग इफेक्टिव सप्लाई क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे? अपने इनपुट प्रोवाइडर्स के ही बिजनेस में इंटर करके। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो कैसे होता है? हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और इससे हम लोगों को बेटर प्रॉफिट्स अचीव हो पाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग का ये रिस्क भी है कि हम लोग अगर ज्यादा फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे करेंगे, कहीं हम लोग का मेन बिजनेस ही मार नहीं खाने लग जाए, क्योंकि हम लोग का वहां पे एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ओवर प्रोडक्शन कर ले। ठीक है, हम लोग को जितना जरूरत था हम लोग उससे ज्यादा प्रोड्यूस भी तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग का सप्लाई कैपेबिलिटीज बेटर तो होगा, लेकिन हम लोग को कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग बता लेंगे यहाँ पे। यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पढ़ो। Diversification endeavors can be categorized into four broad classification. हम्म। State the basis for the classification and name four categories. राइट, तो यहाँ पे आपसे Diver- पूछा गया, बोलो। डाइवर्सिफिकेशन चार ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, उसका नाम बताना है सारे कैटेगरीज का। हम्म। सो बताओ। अभी तो हम लोगों ने इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन पढ़े। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। चार तरीके के हुए कि नहीं वो? डाइवर्सिफिकेशन। पहला कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में आपको थोड़ी सी लाइंस लिख देने हैं। क्या लिखोगे वहां पे? कि न्यू बिजनेस। अनरिलेटेड बिजनेस में, बिल्कुल अनरिलेटेड। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं? इंटर करते हैं इनटू अनरिलेटेड बिजनेस। ठीक है, जिसका कोई लिंक नहीं होता है, विथ नो लिंक। किसके साथ लिंक नहीं है? आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। ठीक है, या बिजनेस के साथ, या उसके प्रोडक्ट्स के साथ, या मार्केट के साथ, किसी के साथ भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो है वो इंटर कर गया इनटू किस पे? कोई भी स्टेशनरी बनाने में। ठीक है, फिर सेकंड, हम लोग सेकंड में बता सकते हैं कौन सा? कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक। डाइवर्सिफिकेशन। और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तो कॉन्ग्लोमरेट का बिल्कुल उल्टा ही है। यहाँ पे हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चालू कर दे। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। थर्ड में कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल दूं मैं, तो मान लो नोटबुक कंपनी है और वो पेन्स बनाना चालू कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग नए बिजनेस में जाते हैं जो कि अनरिलेटेड तो है एग्जिस्टिंग से, लेकिन वो उसी सेम कस्टमर बेस पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि इंटर हम लोग कर रहे हैं इनटू
अ बिजनेस जो कि क्या है, अनरिलेटेड है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से, पर इज ऑफ सेम कस्टमर बेस। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि नोटबुक कंपनी जो है वो इंटर कर रही है इनटू पेन मेकिंग, ठीक है, तो उनका कस्टमर बेस तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर हम लोग का लास्टली क्या है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, कि हम लोग अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन के जा रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इंटर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। यानी कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा, अब था इससे पहले जस्ट क्वेश्चन, वो भी वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में ही था। उसमें हम लोगों ने डाउन बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। अब स्ट्रीम गए थे, या हम लोग डाउन स्ट्रीम आएंगे किसके, द सप्लाई चेन, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं, जैसे कि कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो खुद का क्लॉथ बनाना चालू कर दे, तो वो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। या गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो खुद से रिटेल करना चालू कर दे, तो वो एक तरीका का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फ्लाई बी। बताओ, ये देयर क्वेश्चन पढ़ो। देयर हैज बीन fierce demand of both gecko and flyby for last 3 year। fierce demand मतलब ज्यादा डिमांड होता है। बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है उसका। gecko makes mass consumption pen, और while flyby is a notebook and diary brand। हम्म gecko कंजम पेन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और flyby नोटबुक और डायरी का मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम्म both being complementary of goods of each other। हम्म but to grow further, और आगे ग्रो करने के लिए फ्लाई भी डिसाइड किया है टू टेक कंपटीशन विथ गेको पेन्स इन पेन्स। हम्म बोलता है फ्लाई भी कि हमको compete करना है गेको को अब पेन सेगमेंट में भी। हम्म देयर बाई लॉन्च्ड फ्लाई पेन्स। तो राइट। फ्लाई भी अब नया ब्रांड लॉन्च कर दिया अपना, फ्लाई पेन्स करके। तो हम्म आइडेंटिफाई करना है द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑप्टेड बाई फ्लाई भी। हम्म तो इन लोगों ने देखो, फ्लाईबी का बहुत ज्यादा डिमांड था पिछले 3 सालों में, वो मास कंजम्पशन कर रहे थे पेन्स का, लेकिन फ्लाईबी देखो, गीको जो है वो कंजम्पशन कर रही थी पेन्स का, फ्लाईबी जो है वो नोटबुक और बना रही थी, और डायरी ब्रांड थी, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के लिए बेच रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि किसी को पेन चाहिए तो उसको नोटबुक भी चाहिए, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब आगे बढ़ने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, फ्लाईबी ने बोला कि हम लोग डिसाइडेड टू टेक अप कंपटीशन विद गीको इन पेन सेगमेंट, तो फ्लाईबी ने बोला कि गीको से के साथ कंपटीशन में जाएंगे, इसीलिए उन लोगों ने भी अपना फ्लाई पेन्स का ब्रांड लॉन्च कर दिया, अपना सेगमेंट लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया फ्लाईबी ने, कौन सा स्ट्रैटेजी लगाया बताओ। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वेरी गुड। सेम मार्केट प्लेस है बस, हम्म अनरिलेटेड बिजनेस। राइट, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन लिख दिया। यहाँ पे हम लोग वही बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट, बिजनेस। न्यू प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, कहाँ पे,
जो सेम ऐसे न्यू सेम प्रोडक्ट जो कि आपके दैट आर अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या कंपनी के करंट जो भी वो बेच रहे हैं उससे वो अनरिलेटेड है। ठीक है, बट क्या है कि वो किसको केटर करेगा? सेम कस्टमर बेस को। राइट। ठीक है, तो फ्लाईब्रिज हम लोग फिर फ्लाईबी के बारे में बता देंगे कि वो नोटबुक और डायरीज तो पहले से ही बना ही रही थी। अब वो पेन वाले मार्केट में आना चाहती है, तो उसने क्या किया, वो अब क्या बोलते हैं, उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी ले लिया, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का। इस स्ट्रैटेजी से उनको क्या हेल्प मिलेगा? वो अपना ब्रांड का मार्केट में प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और जगहों से पैसा कमा पाएंगे, और वो एक क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इस्टेब्लिश ब्रांड जो कि गीको है उससे कॉम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के हेल्प से। ठीक है, क्या क्या होगा अपना ब्रांड का, ये स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प करेगा, हम लोग लास्ट में ये लिख के देंगे कि दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स, किस किस चीज में हेल्प किया है स्ट्रैटेजी ने? उनका ब्रांड का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने में। फिर और क्या चीज में हेल्प किया? डाइवर्सिफाई करने में। क्या चीज को? उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। और क्या चीज में हेल्प हुआ? कंप्लीटली इस्टैब्लिश्ड ब्रांड में के साथ compete करने में। लाइक गीको के साथ कॉम्पीट कर सके हम लोग। ठीक है, किस सेगमेंट में? इन द पेन के सेगमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग को नेक्स्ट समझना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिफिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, जहां पे कंपनी क्या करता है, वो चाहता है कि नए बिजनेस और मार्केट में जाए ताकि क्या हो, ग्रोथ मिले। ठीक है, रिस्क कम हो, रिड्यू अपना किसी एक सिंगल प्रोडक्ट या मार्केट पे डिपेंडेंसी वो कम कर सके। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेट और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बीच में यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को डिफरेंस लिखना है पहले तो। लेकिन तुम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या बताओगे वहां पे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ये एक क्या बोलते हैं, इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और इससे हम लोग क्या करना चाहते हैं? कंपनी चाहती है न्यू कि वो मार्केट। न्यू न्यू बिजनेसेस मार्केट। में इंटर कर सके, या मार्केट में, ताकि क्या हो, ग्रोथ मिले आपको, ग्रोथ। आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो, आपके रिस्क स्प्रेड हो जाए। ये और जो भी आपको समझ में है लिख सकते हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हो गया। अब उसके बाद हम लोग को देखो कॉन्ग्लोमरेट और कॉन्सेंट्रिक, इनके बीच का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बेसिस ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक, और इधर
कॉन्ग्लोमरेट ले लिया। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में कॉन्सेंट्रिक में क्या बताएंगे कि हम लोग सेम ऐड वैल्यू। करते हैं यहाँ पे, ऐड क्या कर रहे हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और सर्विस को ऐड ही कर रहे हैं ना, नया बना रहे हैं कुछ, ठीक है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से ही निकलेगा, फर्म के एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से ही निकलेगा। कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इंटायरली अनरिलेटेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। या सर्विस, है ना, जिसका हाँ। कोई भी लिंक नहीं है, विथ नो लिंक विद द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस। राइट। ठीक है, पहला डेफिनेशन दोनों का लिख लेंगे। अब पर्पस, पर्पस क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस है कि हमारे पास जो भी सिनर्जी बेनिफिट है उसका फायदा लेते हुए, उसको लेवरेज करके, ठीक है, और हम कैपिटलाइज करके सके फर्म के स्ट्रेंथ पे। देखो हम क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं क्या बोलते हैं लेदर इंडस्ट्री में या जो जो जूता बनाने में अच्छा हूँ, तो मैं क्या बोलते हैं जूता सिर्फ मेल के लिए बना रहा था, फीमेल के लिए भी बनाने लग जाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैं अपने कैपेबिलिटीज का ही सिनर्जी बेनिफिट लेके अपने पास जो अवेलेबल है उससे और बेटर कर लूं। मेरे को जैसे लगे कि यार मैं क्या बोलते हैं एसएम में अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं लॉ भी ले लेता हूँ, वो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, तो मैं अपनी कैपेबिलिटीज से ही कुछ नया सिनर्जी बेनिफिट ले रहा हूँ, राइट। तो वो क्या हो गया, अपने अपने सिनर्जी का मैंने क्या किया, लेवरेज किया, उसको फायदा लिया उससे, ठीक है। किस चीज का क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। कैपिटलाइज करने के लिए, हाँ ग्रो करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए, किस चीज पे हम लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं, ऑन द फर्म्स स्ट्रेंथ, ठीक है, जो फर्म का ताकत है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बस क्या है कि हम लोग अपना डिपेंडेंसी किसी एक बिजनेस से हटाना चाहते हैं, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एनी वन बिजनेस। और ये भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारा मान लो एक कोई काम बंद हो गया तो आप घर बैठ जाओगे, ठीक है। इसमें आप अब एक 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 एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक में क्या दे सकते हैं कि लैपटॉप कंपनी जो है वो टैबलेट भी बनाना शुरू कर दी, स्टार्ट्स टू मेक टैबलेट। और इसमें क्या है, कार कंपनी मान लो फर्नीचर बनाना शुरू कर दी, ठीक है। रिस्क, यस। रिस्क इसमें ज्यादा है बताओ, रेस के कॉन्ग्लोमरेट में ज्यादा। राइट, और इसमें मॉडरेट है, ओके। चलो, तो तुम्हारे को ये आ गया, इसको कैसे लिखना है, डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन और उनके बीच में कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट का डिफरेंस, ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Zenclo Limited is established online children gaming company. हम्म, कहाँ पे है ये कंपनी, जापान में है, ऑनलाइन चिल्ड्रन को गेमिंग प्रोवाइड करती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मिंग गुड्स इन द गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, ओके। नाउ अब मैनेजमेंट जो है जिंको का, जिंक्लो का, वो क्या चाहता है, वो डिसाइड कर रहा है कि वो एक्सपैंड करना चाहता है अपने बिजनेस को। अब वो एक्सपैंड करके कहाँ जाना चाहता है, दिस इज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ प्रीमियम स्पोर्ट्स ड्रिंक नेम जिंक्स फॉर एथलीट्स।
ठीक है, ये लोग ऑनलाइन चिल्ड्रन गेमिंग के काम कर रहे थे, और अब ये लोग ड्रिंक बनाना चाहते हैं। क्या ये सेम इंडस्ट्री में है? नहीं। सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो नहीं है, तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है आपके। आपका जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है, क्या इनको किसी भी तरीके से काम आएगा? नहीं। नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगाया जा रहा है, बताओ? कॉन्ग्लोमरेट। राइट, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रैटेजी लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वही कॉन्ग्लोमरेट के बारे में आपको यहाँ पे बातें बतानी है। क्या बातें लिखोगे? अनरिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रहा है, ऐड कर रहा है अपना हाँ, बिजनेस। बट अपन जो पहले लिंक स्टार्ट मिल कैसे रहा करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे जिंक्लो के बारे में बताना शुरू करेंगे कि भाई पहले ये क्या बना रहा था, अब क्या करना चाहता है, इसका बिजनेस उसके साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी लग रहा है, कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट। स्ट्रैटेजी लग रहा है, कॉन्ग्लोमरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। फिर कॉन्ग्लोमरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है, उसके वजह से क्या फायदा हो सकता है कि हम लोग अपना बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि आपके पास हो सकता है उसका एक्सपर्टीज ना हो, तो वहां पे आपका फॉल, क्या बोलते हैं आपको, मतलब रिस्क बढ़ जाता है आपका। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर खुद से कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हेल्थ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पढ़ो। हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, हम्म। a OPC with limited liability, is manufacturing generic and medicinal drug in India. हम्म। एक ठीक है। OPC है HPPL करके, जो हम्म। मैन्युफैक्चर कर रहा है जेनरिक और मेडिकल ड्रग्स हम्म। इंडिया में। हाइजीन लेबोरेटरीज है, a multinational company with strong financial position, is one of the major player in pharmaceutical sector. एक हम्म। HLP है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, हम्म। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब कि उसका बहुत अच्छा पोजीशन है मार्केट में, से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है हम्म। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इंडिविजुअली ईच कंट्री हैज इट्स ओन कोर competencies. However, additional focus by the state on generic medicine will, with renewed regulatory requirement, are posing to challenge in fierce competition environment. इंडिविजुअली दोनों कंपनी का अपना अपना कोर कॉम्पिटेंसी है, हम्म। और एडिशनली ये लोग फोकस कर रहा है जेनरिक मेडिसिन में। ठीक है। उसके बाद कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ सिनर्जीज, both companies are considering to join। बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा है? तुम्हारे बैकग्राउंड में कि मेरे बैकग्राउंड में? मेरा? नहीं। ठीक। considering benefits of synergies, both the companies are considering to join hands for better growth opportunities। दोनों हाथ मिला रहा है बेटर हम्म। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है। अर्लियर दे टू गो फॉर जॉइंट वेंचर, पहले ये लोग हम्म। जॉइंट वेंचर गया था, बट द अरेंजमेंट कुड नॉट materialize। अरेंजमेंट सही से नहीं चला। हम्म। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव, HPPL or HLP join hands and make new entity named Health and Hygiene Pharma Limited. What type of growth strategy will they this strategic development be? कौन सा स्ट्रैटेजिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये लोग फॉलो कर रहे हैं? हम्म। उसके बाद इन केस ऑफ HLP इज तो रुको सोल्ड रुको, आउट। पहले एक एक से चलते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो, एचपीपीएल ओपीसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है उसका। वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा था? जेनरिक मेडिसिनल ड्रग्स बना रहा था इंडिया में। फिर हाइजीन लेबोरेटरीज आया, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका बहुत बढ़िया पोजीशन भी है मार्केट में। ठीक है, वो बहुत मेजर प्लेयर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों ही के पास अपना अपना कोर कॉम्पिटेंसी है। उनका एडिशनल फोकस है कि वो लोग जेनरिक मेडिसिन को विद रिन्यूड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि चैलेंज फोर्स कर सकते हैं, फियर्स रिन्यूड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर पोजिंग challenges in fierce competitive environment। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ सिनर्जीज, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम लोग मिल जाएंगे तो उसका बेनिफिट बहुत रहेगा, तो बोथ द कंपनीज क्या चाह रही है कि वो लोग हाथ
मिला ले फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि हम लोग हाथ मिला के और ज्यादा ग्रो कर जाएंगे. अर्लियर दे ट्राई टू गो फॉर जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस, बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटेरियलाइज. बट इनके उनका जो अरेंजमेंट है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है, इन द व्यू ऑफ द गिवन फैक्ट्स अबव, अगर एचपीपीएल और एचएलपी दोनों हाथ मिला ले एंड न्यू एंटिटी नेम्ड हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड, जो अगर हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड जो है वो बन जाए. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी विल दिस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट भी, दोनों के हाथ मिलाने में को हम लोग कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजी में गिनेंगे? तो ये हो गया मर्जर. इसको दोनों का हाथ मिलाना हो गया, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे मर्जर ग्रोथ स्ट्रैटेजी. मर्जर एक कॉम्बिनेशन है टू और मोर कंपनीज का टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी विथ शेयर्ड ओनरशिप एंड कंट्रोल. ठीक है. तो यहां पे हम लोग बताना चालू करेंगे. क्या बताना चालू करेंगे? पहला वे, मर्जर ग्रोथ स्ट्रेटजी. हाँ. फिर हम लोग यहाँ ऐसे आंसर करेंगे कि इफ एच पी पी एल जो है हमारा यहाँ पे एंड एच एल पी, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? जॉइन हैंड्स, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और एंड फॉर्म्स अ न्यू एंटिटी. ठीक है. जिसका नाम होगा हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड. ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? दिस मर्जर ग्रोथ स्ट्रेटजी. will be termed as merger growth strategy. सही बात है. यस सर. चलो, अब नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट देखना है. अब मर्जर के बारे में और हम लोग थोड़ा सा कुछ लिख सकते हैं कि मर्जर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और वन और सॉरी, वन कैसे हो सकता है? वन तो होगा ही नहीं. टू और मोर कंपनीज. ठीक है. दोनों का टू और मोर कंपनीज किस चीज के लिए? ताकि टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, दोनों मिलके एक नया एंटिटी फॉर्म करेंगे. ठीक है. और उससे क्या होगा? वो लोग ग्रो करेंगे. ठीक है. और इसमें लोग दोनों को क्या मिलेगा? शेयर्ड प्रॉफिट. ओनरशिप एंड कंट्रोल मिल जाएगा. समझ में आ गया? यस सर. ओके. चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड वाला. नाउ अब दूसरा में पूछा जा रहा है कि इन दिस केस एचएलपी इज सोल्ड आउट. ठीक है. टू एचपीपीएल एंड एचएलपी सीज टू एग्जिस्ट. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विल दिस स्ट्रेटेजिक डील बी? एचएलपी को बेच दिया गया एचपीपीएल को और एचएलपी खत्म हो गया. यहाँ पे दोनों मर्ज नहीं हुआ. एचएलपी जो है वो खुद को एचपीपीएल को बेच देता है और ये जो है ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है. तो इस केस में क्या होगा? ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कौन सा स्ट्रैटेजी है यहाँ पे? ये एक्विजिशन. हो गया. बताओ. एक्विजिशन ग्रोथ स्ट्रेटजी. राइट. तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही लिख देंगे कि यहाँ पे ये एक्विजिशन ग्रोथ
स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोनों दोनों क्या बोलते थे, ये एक तरीके से मर्जर और एक्विजिशन में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों ही टर्म्स में, बट जो इम्पैक्ट है कॉम्बिनेशन का वो डिफरेंट है दोनों ही केस में। यहाँ पे देखो, मर्जर और एक्विजिशन एक तरीके से सेम सोचा जा सकता है कि दो कंपनी मिल ही रही है, लेकिन इम्पैक्ट अलग है। मर्जर में क्या है, दोनों के पास वो है, शेयर्ड ओनरशिप और कंट्रोल है। लेकिन अक्विजिशन में क्या होता है, जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो जो जिसने अक्वायर किया है उसके पास आता है। ठीक है, मर्जर में जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्ट्रेंथ और वो दोनों ही, उन लोग दोनों का इंक्रीज हो जाता है। जबकि क्या बोलते हैं, अक्विजिशन के टाइम पे एक जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन दूसरे वीकर वन को ओवर पावर कर देती है। ठीक है, स्ट्रांग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवर पावर करती है किसको, द वीकर वन को। ठीक है, बट ऐसा मर्जर में नहीं होता है, मर्जर में दोनों का पावर बढ़ता है। ठीक है, अक्विजिशन अकर कब करता है, जब एक कंपनी दूसरे को परचेज कर लेती है। इससे रिजल्ट क्या आता है, अक्वायर करते हैं हम लोग, कंट्रोल गेन, कंट्रोल मिल जाता है हम लोग को अक्वायर्ड कंपनी के असेट्स पे, ऑपरेशंस पे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि अक्विजिशन अकर्स कब अकर होता है, बताओ। व्हेन जब वीकर वाला को वन कंपनी परचेज कर ले अनदर को। अनदर। ठीक है, और इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्टिंग इन द acquiring of। हम लोग क्या अक्वायर कर ले रहे हैं यहाँ पे, एसेट्स लायबिलिटीज। रिजल्ट्स इन द अक्वायरिंग ऑफ, क्या बोलते हैं, हम कंट्रोल ओवर acquiring कंपनीज असेट्स, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी वो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनका जो भी ऑपरेशंस चल रहा है उस पे हम लोग का हक आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू आइडेंटिफाइड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो वही आपको यहाँ पे पैराग्राफ में फिर बताना है अगला कि क्या बोलते हैं, मर्जर और एक्विजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, क्योंकि उनको क्विक ग्रोथ एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो वो लोग क्या चीज का यूज लेती है, मर्जर और एक्विजिशन स्ट्रैटेजी का यूज करती है। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वाई, इनका यूज ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्विक ग्रोथ करना है, एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मर्जर एंड एक्विजिशन। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि आखिर क्यों ऑर्गेनाइजेशन मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी लगा रही है। और मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी सिंपल वर्ड्स में उनको डिफाइन किया जाता है दो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन है ये ऑफ टू और मोर कंपनी का। ठीक है, उसके बाद क्या है, थिन लाइन है,
क्योंकि दोनों ही एक तरीके से सेम परसीव होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मर्जर को कंसिडर किया जाता है ऐसा प्रोसेस जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हाथ मिलाती हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो डील फाइनलाइज होता है वो फ्रेंडली टर्म्स में होता है। लेकिन अक्विजिशन में क्या है? उन क्या बोलते हैं, उन दोनों के पास यहाँ पे इसमें दोनों के पास ही ओनर्स के पास राइट्स रहता है। लेकिन अक्विजिशन में राइट्स हट जाता है, वो फ्रेंडली टर्म्स में नहीं होता है। ठीक है। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को परचेज करके उसके सारे बिजनेस का कंट्रोल ले ले तो उसको हम लोग अक्विजिशन बोलते हैं। यहाँ पे एक फाइनेंशियली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन वीकर वन को दबा देता है। ठीक है। अक्विजिशन कब होता है? जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है या प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, वो लोग नहीं बेचेगा, नहीं हटेगा तो फिर कैसे चलेगा? वो लोग अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, या प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहे होते हैं, तो वो लोग बेच के फिर निकल जाते हैं चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस में कोई एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर और बिगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वीकर वन को दबाता है। दोनों का कंबाइन ऑपरेशन जब रन करता है तो वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी बन के नजर आता है। ठीक है। एक्विजिशन जो है ऑफन अनफ्रेंडली मैनर में होता है। एक्विजिशन इज ऑफन डन इन अनफ्रेंडली मैनर। ठीक है। तो ये इसी जो हम लोगों ने पढ़ा इसी का आंसर ये क्वेश्चन नंबर 18 में बन जाएगा। ठीक है। यस। मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच में डिफरेंस डिफरेंस क्या क्या होगा? एक्विजिशन और मर्जर जो है वो एग्जिस्टिंग कंसर्न को इंस्टेंटली अचीव करने में हेल्प करता है। क्या पहले तो आपको बताना है कि दोनों ही क्या चीज में हेल्प कर रहे हैं? एक्सपेंशन को करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। हम लोगों ने कोई ग्रोथ एक्सपेंशन और डाइवर्सिफाई करने के लिए दोनों ही आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। ये एक अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग पोजीशन है। किस लिए? इन सेंस दैट ये टाइम, रिस्क और स्किल्स जितने भी है किसी के इंटरनल ग्रोथ को स्क्रीन करने में, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने में, उनको सीज करने के लिए में, और नेसेसरी जो रिसोर्स है रिक्वायर्ड उसको मटेरियलाइज करने के लिए, वो सारा कुछ को एक साथ आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब तुम सोचो, अभी तुमको एक्सपैंड करना है तो तुमको फिर से नया पूरा बिजनेस और क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ये वो जगह सब चीज खोज के लाना है। पर तुमको अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिख जाए जो कि खुद ही वो भी चाहता है ग्रो करना, मेरे ही जैसा है, हम लोग दोनों हाथ मिला ले तो सिनर्जी बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा टेम्पटिंग प्रपोजिशन है ना। हम उन सारी चीजों से बच जाएंगे। उतना हम लोग को टाइम, रिस्क, स्किल्स जितना भी है वो सारा कुछ हम लोग को उसी के साथ मिल जाएगा। ठीक है। ग्रोथ के साथ साथ क्या चीज क्या है? फिर हम लोग और बताएंगे कि सिनर्जी बेनिफिट से हम लोग को बहुत सारा फायदा होता है। सिनर्जी बेनिफिट में हमारे फिजिकल फैसिलिटीज आ सकती हैं, टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल्स आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ सकते हैं। ये सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग ये भी बताएंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि उनको क्विक ग्रोथ, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफाई करना है तो वो मर्जर और एक्विजिशन करते हैं। मर्जर और एक्विजिशन सिंपल वर्ड्स में हम लोग का लिए एक प्रोसेस है जहां पे दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। और डिफरेंस तो हम लोग ने पढ़ाई है, तो आई लीव दिस क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है। आप मेरे को ये लिख के आज भेजोगे? ठीक है। आई वॉन्ट यू टू राइट द आंसर एंड सेंड इट टू मी। ओके। यस सर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो कि है को जेनरिक मर्जर में। बट उससे पहले लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ओके।
यस दीपांकर। दीपांकर। यस सर। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करें। ब्रेक हो गया। यस सर। मर्जर एंड एक्विजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों में क्या लिखना है, कब कौन अक्वायर होता है, दोनों के बीच में स्लाइड डिफरेंस है, एक पावरफुल दूसरे को अक्वायर कर लेता है। ठीक है। मर्जर वाले में आपके पास क्या बोलते हैं, ओनरशिप रहता है, लेकिन उसमें ओनरशिप हट जाता है। कब अपने को क्या बोलते हैं, मर्जर हम लोग करने का सोचते हैं कि भाई सिनर्जी बेनिफिट मिल जाए, एक्सपेंशन कर ले, इतने सारे सिनर्जी बेनिफिट जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन पावर, ये सारा चीज अक्वायर करने से बच जाएंगे हम लोग। लेकिन आपको अक्विजिशन करना कब पड़ जाता है, कोई अपना क्यों क्या बेच देता है अपना बिजनेस, कि इकोनॉमिक सिनारियो अच्छा नहीं है, उनका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है ना। ये सारा चीज हम लोग को डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिसेशन इन इकोनॉमी, ये सारा कारण बनता है, जहाँ पे बिगर बिगर ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली स्ट्रांगर है वो वीकर वन को खा जाता है। ठीक है। दोनों के कंबाइन होने से एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी बन के निकलता है, ये हम लोग को बता देना है। ठीक है। ओके। अब को जेनरिक मर्जर, को जेनरिक मर्जर और का मतलब क्या होता है, बताओ। आपने टर्म सुना है को जेनरिक मर्जर? जैसे एक कंपनी फ्रिज बेच रहा है, वो ठीक है। मर्ज हो जाएगा दूसरे कंपनी के साथ जो किचन के अप्लायंसेस बेच रहा है। हम्म। मतलब कि जो सेम एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल को। इंडस्ट्री में या है, ठीक है, या मार्केट में है, बट नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। मार्केट सेम है, इंडस्ट्री सेम है, ठीक है, किचन अप्लायंस की कंपनी है दोनों। ठीक है। तो अ को जेनेरिक मर्जर हम लोग ऐसे लिखेंगे, अ को जेनरिक मर्जर। ठीक है। ये कैसा मर्जर है, इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज। ठीक है, टू कंपनीज जो कि ऑपरेट कर रही है, ऑपरेटिंग इन रिलेटेड बिजनेस। ठीक है। और इंडस्ट्रीज और मार्केट्स, बट नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट नहीं बना रहे वो। ठीक है। कोजेनरिक मर्जर जो है वो एक मर्जर है बिटवीन टू कंपनी जो कि ऑपरेट कर रहे हैं रिलेटेड बिजनेस या इंडस्ट्री या मार्केट में, बट वो क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे एकदम सेम प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। वो मर्ज कर रहा है किसके साथ, विथ अ टायर मैन्युफैक्चरर या टायर कंपनी के साथ। ठीक है, किस लिए, टू एक्सपैंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। ठीक है। तो ये को जेनेरिक मर्जर हो गया, जहां पे बिजनेस जो है उनका सेम शेयर करते हैं कुछ ऐसा सिनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस या मार्केट चैनल, उनका सिनर्जी है। दोनों के मिल जाने से और बेहतर होगा और फायदा होगा। इस मर्जर से कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट लाइंस को, नए मार्केट में इंटर कर सकते हैं, और उनको बेनिफिट होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स का।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये यस हो सर। गया आपका कोसेंट्रिक मर्जर। उसके बाद आपका है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, और ऑब्वियसली इसका आंसर तो आप कर ही सकते हो कि एक नॉट कॉन्ग्लोमरेट रिलेटेड। मर्जर। बोलो बोलो। नॉट रिलेटेड है विथ ईच अदर। राइट, ये दो फॉर्म। कंपनी के बीच में होते हैं, अकर्स बिटवीन टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट। ऑपरेटिंग इन अनरिलेटेड डिफरेंट। इंडस्ट्रीज, कंप्लीटली अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्रीज में रहते हैं। जैसे कि कोई टेक्सटाइल कंपनी जो है कम्स टू आईटी इंडस्ट्री, ऐसा हो जाए तो ये कॉन्सेंट्रिक मर्जर हो जाएगा। किसी आईटी इंडस्ट्री के साथ ये लोग मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कॉमनैलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या कस्टमर बेस है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो commonality between the products, technology और कस्टमर बेस। प्राइमरी मोटिव क्या है हम लोग का यहाँ डाइवर्सिफाई करने का, कि हम लोग रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके और नए अपॉर्चुनिटीज खोज सके। ठीक है, डाइवर्सिफाई हम लोग को करना है यहाँ पे रिस्क को, और और एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। मोर अपॉर्चुनिटीज। ऐसे भी देखो, डाइवर्सिफाई करके आदमी नए नए रास्ते ही खोजता है कि उसको और अपॉर्चुनिटी मिले, वो और ज्यादा कमाई कर सके, है ना? ठीक है, यस सर। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। Strategic alliance are formed if they provide an advantage to all parties in alliance. Do हम्म you agree? Explain in brief the advantages. हम्म Strategic alliance बनाया गया है टू प्रोवाइड एडवांटेज, एडवांटेज देने के सारा पार्टी जो अलायंस में है। हम्म आप एग्री करते हो और उसके एडवांटेजेस बता दो। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है बताओ पहले। दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलकर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है जो अकेले में हम्म अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस यानी कब फॉर्म होते हैं? जब इफ दे प्रोवाइड एडवांटेज टू ऑल द पार्टीज इन द अलायंस। ठीक है, हम लोग का स्ट्रैटेजिक अलायंस कब फॉर्म होता है? इफ दे प्रोवाइड एडवांटेज टू ऑल द पार्टीज इन द अलायंस। तो हम लोग इसके साथ एग्री करते हैं, यस, हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। अगर सारे पार्टी को फायदा हो रहा है तभी स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है। ठीक है, अब इनका एडवांटेजेस, सबसे पहले हम लोग का, और एडवांटेज जो है वो हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। एडवांटेजेस आर categorized as below। अब सबसे पहले हम लोग इसका कैटेगरी पहला बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल। देखो, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस जो है वो फॉर्म किए जाते हैं ताकि हम लोग लर्न कर सके जो भी नेसेसरी स्किल्स है, और उसको और ऑब्टेन कर सके हम लोग जो सर्टेन कैपेबिलिटीज है अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर से। ठीक है,
हमारे स्ट्रैटेजिक अलायंस क्यों फॉर्म हो रहा है? ताकि हम लोग मैं तुम्हारे साथ मान लो अलायंस करता हूँ, तुम्हारे पास कुछ क्वालिटी है और मेरे पास कुछ क्वालिटी है, दोनों मिलके एक सिनर्जी बेनिफिट क्रिएट करेंगे, इसी हम लोग अलायंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों फॉर्म हो रहा है? स्ट्रैटेजिक अलायंसेस मे बी फॉर्म, किस लिए? इनको फॉर्म किया जा रहा है किस लिए? टू लर्न नेसेसरी स्किल्स, ठीक है, एंड ऑब्टेन सर्टेन केपेबिलिटीज। सबसे पहले कुछ सीखने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए नेसेसरी केपेबिलिटीज, किससे? फ्रॉम आवर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। पार्टनर। ठीक है, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं या कोई क्या बोलते हैं, केपेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हम लोग का हेल्प करेंगे, किस चीज के लिए? हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्हांस करने में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़िया करने में, और हमारे सप्लाई चेन को और एक्सटेंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर के बारे में बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्या करता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में बात हो रहा है ना, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर करता क्या है? वो हमारी हेल्प करता है, इसलिए टू एक्सपैंड आवर सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना, हम लोग को इनहांस करने में हेल्प करता है हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है वो प्रोवाइड करता है बढ़िया सर्विस, ठीक है, जो कि उनके दूसरे पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करता हो, इसीलिए वो लोग क्या क्रिएट कर पाते हैं? सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि वो लोग पार्टनर जो है सर्विस दे रहे हैं, जो कि प्रोवाइड्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनर प्रोवाइड्स सर्विसेज विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनली हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है कि भाई हम लोगों ने अलायंस इसलिए फॉर्म किया कि हम उनसे कुछ नेसेसरी स्किल सीख सके या कुछ केपेबिलिटीज ऑब्टेन कर सके, किससे? अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर से। स्ट्रैटेजिक पार्टनर हमारे सप्लाई चेन को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इनहांस कर बढ़ा एक्सपैंड करा रहा है, हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहांस करा रहा है। हम लोग उन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से सिनर्जी बेनिफिट होता है। ठीक है, और अगर एक पार्टनर जो है वो रिलेटिवली नया है, ठीक है, किसी सर्टेन इंडस्ट्री में, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो कि वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, तो वो उनको लेजिटिमेसी और क्रेडिटिबिलिटी जो है उस वेंचर से उनको मिल जाता है। जैसे मान लो कि मैं अभी क्या बोलते हैं इस लाइन में बहुत नया हूं और मैम पुरानी है, तो हम लोग दोनों अगर मिलते हैं यहाँ पे, तो मेरे को क्या बोलते हैं मार्केट में एक लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी मिलता है, राइट? यस तो सर। ये मेरे को अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर से फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनली क्या क्या चीज हुआ, ये हम लोगों ने समझने हैं। यहाँ पे पहला कैटेगरी समझ में आया तुम्हारे को? ऑर्गेनाइजेशनली क्या क्या फायदा हो रहा था? स्किल मिल रहा है, कैपेबिलिटीज मिल रहा है बाकी हम्म, पार्टनर्स से।
स्किल्स मिला, कैपेबिलिटी मिला, दोनों के मिलने से सिनर्जी बढ़ा, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सप्लाई चेन को बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है। दोनों के मिलने से अगर मान लो किसी कोई एक नया है और दूसरा पुराना है, तो उनके मिलने से क्या बोलते हैं, नए वाले को क्या बोलते हैं, लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी भी मिल रहा है, राइट। तो ये सारा चीज था। अब सेकंड कैटेगरी है इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक तो मेरे को लगता है तुम अपने से भी समझ जाओगे कि जब दोनों अगर मिल रहा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा कि नहीं, हमारे कॉस्ट रिड्यूस होंगे, हमारे रिस्क रिड्यूस होंगे, क्योंकि हम लोग वो जितने अलायंस में हम मेंबर्स हैं उन सब में बांट देंगे। यहाँ पे एक फंक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक मारवाड़ी समाज का फंक्शन हुआ, और वहां पे उस फंक्शन में पता चला कि जो फंक्शन कराया गया उसमें 40,000 रुपए का उनको लास्ट में लॉस ही हुआ, ठीक है। तो लॉस हुआ तो अब वो कौन बियर करेगा? वो सारे जितने मेंबर्स हैं वो लोग मिलके ही बियर करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ उनके वजह से, जो भी रिस्क था, जो भी कॉस्ट बढ़ लगा, गया। वो बढ़ गया। तो अलायंस इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट एंड रिस्क आर रिड्यूस्ड। हाँ, अलायंसेस कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क, दोनों को घटा देते हैं। कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग देम। किस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग? पार्टनर्स। अक्रॉस मेंबर्स ऑफ द अलायंस। पूरे अलायंस के मेंबर्स में हम लोग उनको बांट देते हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं इससे, अलायंस से? मोर प्रोडक्शन। हाँ, पार्टनर्स कैन गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि सारे अलायंस के मेंबर्स जब साथ में मिलके काम करेंगे ना, तो अब उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा इन एन अलायंस। इन लोग को ये फायदा होने लगेगा, और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन होगा। प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होगा? डिक्लाइन कर जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, फाइनली जो पार्टनर्स हैं वो एडवांटेज ले पा रहे हैं को स्पेशलाइजेशन का, जहां पे स्पेशलाइजेशन जो है एक दूसरे के साथ बंडल किया जा रहा है, ठीक है, जिससे एडिशनल वैल्यू आ रहा है। को स्पेशलाइजेशन, ये टर्म याद रखना है, ठीक है। को स्पेशलाइजेशन, अरे यार, ठीक है, को स्पेशलाइजेशन याद रखना है अपने को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। को स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, मेरे पास कोई स्पेशलाइजेशन है, मैं तुम कुछ जानते हो, दोनों मिलके हमारा जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ गया, हम लोग बंडल ऑफ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एडिशनल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वन, ठीक है। ना, तीसरा वाला क्या है? स्ट्रैटेजिक। पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा इकोनॉमिक, अब तीसरा है स्ट्रैटेजिक। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, वो ज्वाइन करती है कोऑपरेट करने के लिए इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन अब क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हैंड्स टू क्या, कोऑपरेट,
इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विथ ईच अदर। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ना छोड़ के एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पे अलायंस करने के लिए आए हैं। ठीक है, अलायंसेस से क्या हो रहा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी क्रिएट हो रहा है, जहां पे पार्टनर्स जो है पार्ट ऑफ सेम सप्लाई चेन है। ठीक है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं कि अलायंसेस क्या करते हैं, अलायंसेस क्रिएट करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन बिकॉज दे आर ऑफ सेम सप्लाई चेन। ठीक है, तो अब क्या होगा स्ट्रैटेजिक अलायंस से, और क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजिक अलायंस में भी ऑल्सो बी यूजफुल टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय पूलिंग द रिसोर्सेज एंड स्किल्स। सबका रिसोर्सेज एंड स्किल्स को हम लोग पूल करेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा, क्या चीज का फायदा मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज का, बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड स्किल्स। सबका रिसोर्सेज एंड स्किल्स को हम लोग पूल करेंगे तो हम लोग को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा होगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो हम लोग को नए टेक्नोलॉजीज के भी मुहैया कराता है, मतलब हम लोग को नए टेक्नोलॉजीज का हेल्प मिल जाता है। ठीक है, हम लोग परस्यू करते हैं जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट को भी। ठीक है, तो ये फायदा हो गया हमारे को, ये हो गया स्ट्रैटेजिक। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा स्ट्रैटेजिक और चौथा है पॉलिटिकल। अब बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलायंस बनाने से पॉलिटिकली क्या फायदा हो रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंस आपको बनाना पड़ता है किसी लोकल क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के लोकल कंपनी के साथ, फॉरेन बिजनेस को। ठीक है, ताकि उसको एंट्री मिल सके उस लोकल मार्केट में, या हम लोग फॉरेन जाते हैं तो हम लोग किसी फॉरेन के लोकल बिजनेस के साथ क्या बोलते हैं अपना अलायंस बताते बनाते हैं ताकि हम लोग को फॉरेन मार्केट में एंट्री मिल सके। क्योंकि वहां पे क्या तो या तो कोई लोकल ऐसा प्रेजुडिस है, कोई ऐसा लीगल बैरियर है जिसके चलते आप एंट्री नहीं ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि उस देश में ऐसा बोला गया हो कि नहीं नहीं हमारे देश में ही जो कंपनीज बनी हुई है वही काम कर सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे और फिर उसके साथ एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वाला है हमारे लिए पॉलिटिकल। समझ में आया क्यों हम लोग को पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ रहा है, ताकि हम दूसरा के लोग, मार्केट, हाँ, दूसरों के मार्केट में इंटर कर। लोकल फॉरेन बिजनेस के साथ हम लोग करते हैं क्या बोलते हैं अलायंस टू इंटर इनटू द फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, इससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग फॉरेन मार्केट में एंटर कर पाएंगे और क्या बोलते हैं हम लोग, और टू अवॉइड, लीगल बैरियर्स। राइट। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रैटेजिक अलायंस बना लेते हैं जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पार्टनर्स के साथ होता है, तो उससे हम लोग का इन्फ्लुएंस और पोजीशन भी ओवरऑल इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, इफ वी मेक एन अलायंस विथ क्या हो रहा है, ठीक है हम लोग समझ गए थे, अगर हम लोग किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ बनाए अलायंस तो हम लोग को ये सारे क्या बोलते हैं चीजों का फायदा हो जाएगा कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहेगा। अब यही सेम आंसर जो है इसके लिए भी बनेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस, हम लोगों ने सब पढ़ ही लिया इसके चारों कैटेगरीज में, ऑर्गेनाइजेशनल,
और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल में। ठीक है, तो इसी सब पे बेस्ड आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे GWA करके क्वेश्चन है, जेफ करके है। चलो जेफ वाला पढ़ लो एक बारी। Jeff Incorporation, a leading USA-based mobile company, decide to make India a hub for the company Android Mobile. जेफ इनकॉर्पोरेशन कोई कंपनी है यूएस का जो फोन कंपनी है और वो इंडिया को एंड्रॉयड मोबाइल का हब बनाना चाहता है, राइट। हैविंग लार्जेस्ट स्टोरेज मेमोरी टू मैन्युफैक्चर इन कोलैबोरेशन विद देसी ग्रुप। यहाँ आके कोई देसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, मिलके काम करना चाहता हम्म। है। और लीडिंग इंडियन मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरर, कोई लीडिंग हम्म। इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर होगा जिसके साथ वो लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हम्म। द प्रोडक्शन इज टू बी एक्सपोर्टेड टू द कंपनी होम मार्केट एज वेल एज टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। जो प्रोडक्शन होगा इंडिया में वो होम हम्म। मार्केट में भी बिकेगा और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी बिकेगा। हम्म। व्हाट इज द ग्रोथ स्ट्रेटेजी called and point out the most important advantages both companies expect from such strategic collaboration. हम्म। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके लिखेंगे एडवांटेज की, स्ट्रैटेजिक अलायंस यूजुअली इज वन जो कि फॉर्म किया जाता है जिससे एडवांटेज सारे के सारे पार्टीज को मिले जो एक अलायंस में हो, और इनके एडवांटेजेस को हम लोग चार ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। चार ब्रॉड कैटेगरीज में सबसे पहला क्या है, और ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, तीसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, और स्ट्रेटेजिक। राइट। और इसको हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हम लोग को बता देना है। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो हम लोग को नेसेसरी स्किल्स को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, उनके कैपेबिलिटीज अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर से, है ना। और बताओ। और हमको सप्लाई चेन दे देगा एक्सपेंड करके, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चैनल हमको प्रोडक्टिव प्रोवाइड। कैपेसिटी बढ़ाएगा, सप्लाई चेन को एक्सटेंड करा देगा। जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगर वो वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, और हम लोग नए हैं, तो हम लोग को लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी भी नए वेंचर से मिल जाएगा। इकोनॉमिक का क्या फायदा होगा, कॉस्ट हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस, सारे अलायंस के मेंबर्स में वो बट जाएगा। हम लोग को ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा अलायंस से। हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमारे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएंगे। डिक्लाइन होगा। हमारे जो क्या बोलते हैं पार्टनर्स है वो को स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे। अब उन लोग को एडिशनल एडेड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक से क्या होगा, राइवल हाथ जो है मिलाने वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे कोऑपरेट करने के लिए, ना कि नहीं compete करने करेंगे। के लिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि सारे के सारे सेम सप्लाई चेन में है। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो और ज्यादा यूजफुल होगा, किस चीज के लिए, एक पूलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज एंड एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेज और स्किल्स हम लोग अब वो कर पाएंगे, पूल कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग को इससे मिलेगा, और हम लोग नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाएंगे, और हम लोग को जॉइंट, हम लोग को और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सब मिल के करेंगे। पॉलिटिकल से क्या फायदा होगा, लोकल फॉरेन का बिजनेस से कोलैब करके उसका मार्केट में हाँ, जगह किसी बना तरीके सकते का हैं। कोई प्रेजुडिस है या कोई लोकल बैरियर है तो उसको हम लोग कर हटा सकते हैं। और हम लोग का अगर कोई तरीका का अलायंस में दिक्कत है तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पार्टनर मिल गया तो हम लोग का अपना पोजीशन भी बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा। ठीक है। यस। ओके। हम्म। चलो नेक्स्ट, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में क्या समझते हैं अपन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इम्प्रूव करेंगे इंटरनल एफिशिएंसी को।
सबसे पहले बताओ कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो किसके लिए जरूरी है? जो सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा बिजनेस। हम्म। Turnaround strategy is essential for a business that is struggling with declining performance. उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, उनको फिनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, या उनके ऑपरेशनल जितने भी काम है वो इनएफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट मतलब ऑपरेशंस उनका ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब इस इन लोगों को क्या चीज का जरूरत है, उनको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? उनको रिक्वायरमेंट है कि उनको कोई आके रिवाइव करवा दे, उनके कंपनी का प्रॉफिट, उनको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक है, तो ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ये काम करता है कि उन ऐसे कंपनीज को रिवाइव करवाता है, उनके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर और क्या करता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी? एड्रेस करता है। क्या चीज को एड्रेस करता है? कि भाई ये सब होने का रूट कॉज क्या है, क्या चीज का रूट कॉज, उनका डिक्लाइन होने का रूट कॉजेस क्या है। ठीक है, ऑफ द डिक्लाइन, आखिर डिक्लाइन होने का रूट कॉज क्या है? सच एज obsolete products, inefficiencies, और पुअर मार्केट पोजिशनिंग। ठीक है, कि उनका मार्केट पोजिशनिंग ही गलत था। क्या रूट कॉज ऑफ एक्शन है, क्या किस कारण से हो रहा है, ये पता लगाता है। और लास्टली वो रिस्टोर करता है स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? सारे कोई जो भी जुड़े हुए हैं, इंटरनल और सप्लायर एक्सटर्नल। से लेकर कस्टमर्स तक, आपके एम्प्लॉयज भी, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स। ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी किसके लिए एसेंशियल है? उन बिजनेस के लिए जो इसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसीज है। तो वहां पे क्या रिक्वायर्ड है कि उनको क्या चाहिए, उनका प्रॉफिटेबिलिटी को कोई रिवाइव कर दे, एड्रेस करे कि रूट कॉज ऑफ डिक्लाइन आखिर है क्या। ठीक है, जैसे कि शायद एब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स है, अब वो बिकता ही नहीं, वैसे प्रोडक्ट्स है कि इनएफिशिएंसीज है, कि पुअर मार्केट पोजिशनिंग है। ठीक है, और फिर लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred a significant loss in all previous 5 years. ग्लोबल रिसेशन जब आया था, एक सॉफ्ट क्लोथ लिमिटेड कंपनी है जिसको सिग्निफिकेंट लॉस हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है पिछला 5 साल में। हम्म। करेंटली दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ मेड कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, रेयन, लिक्रा एंड ब्लेंड्स। बोलता हम्म। है करंट वो लोग मैन्युफैक्चर मतलब वो भी बनाता है क्लोथ। किसका क्लोथ हम्म। बनाता है? कॉटन का क्लोथ बनाता है, सिल्क का बनाता है, पॉलिस्टर का और एटसेट्रा। हम्म।
कंपटीशन इज ऑल्सो इंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ चीप इम्पोर्ट. कंपटीशन अभी इम्पोर्ट गुड्स, ये लोग जो इम्पोर्ट करता है ना, हम्म सबसे सस्ता कौन इम्पोर्ट कर ले रहा है, इसको लेके कंपटीशन है अभी. हम्म A company is facing cash crunch and has not able to pay salaries to employee and in the current month. हम्म कंपनी फेस करता है कैश क्रंच. कैश क्रंच मतलब कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल कैश वगैरह नहीं है, हम्म तो कंपनी सैलरीज पे नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉयज को इस महीना का. तो सजेस्ट हम्म करना उनको ग्रांट स्ट्रेटजी दैट कैन बी ऑप्टेड बाय सॉफ्ट क्लोज लिमिटेड. तो कौन सा ग्रैंड स्ट्रैटेजी लगेगा? रिट्रेंचमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, है ना? कंपनी अभी हाँ अपना क्या, हाँ समझ गया. ठीक है। तो सॉफ्ट क्लोड के बारे में तुमको यहाँ पे बताना है कि भाई वो सॉफ्ट क्लोड जो है वो फेस कर रहा है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस। ठीक है, इंटरनली भी उसको चैलेंज है। इंटरनल चैलेंज क्या है कि पिछले 5 साल से वो लॉस खा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन के कारण वो पिछले 5 साल से लॉस उसको हो रहा है, और वो इस तरीके की चीज बना रहा था, और एक्सटर्नली उसको चीप इंपोर्ट से फायदा हो रहा है, और कैश क्रंच का भी उसको दिक्कत है, इसलिए एम्प्लॉयज को पैसा भी नहीं दे पा रहा है ना? तो यहाँ पे अब उसको टर्न अराउंड की जरूरत है, उसको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द स्ट्रैटेजी जो हम लोग लगाएंगे वो सूटेबल होगा इन केस अगर अगर ऐसा इशू जो है वो परसिस्टेंटली रहे। जैसे कि परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, ये हम लोग इन स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है, दिस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सूटेबल है। कब तक सूटेबल है? इन केस ऑफ इश्यूज सच एज, क्या क्या इश्यूज आते हैं? पहला कि नेगेटिव. हाँ, परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ओवर आपके जो स्टाफिंग. प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं है मार्केट में। और क्या हो सकता है? डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर. मार्केट में आपका शेयर डिक्लाइन हो रहा है। और ओवर स्टाफिंग. स्ट्रैटेजी आपको लगाना है, ओवर स्टाफिंग तो एक वो है कि भाई ठीक है, ओवर आपका आपके लॉसेस हो रहे हैं तो ओवर स्टाफिंग क्यों करके रखोगे आप? वो तो एक कारण है कि भाई दिख रहा है, चलो ठीक है। हम लोग ओवर स्टाफिंग यहाँ पे एक रीजन बनेगा, लेकिन ओवर स्टाफिंग को फिर हम लोग को सॉर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेजमेंट बहुत एक बड़ा कारण है। ठीक है, आपके एम्प्लॉइज का हाई टर्नओवर रेट है। हाई टर्नओवर रेट मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो लोग आ रहे और जा रहे, तो ये सारा कारण है कि भाई हम लोग को ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये सब देखते हुए कंपनी क्या कंसिडर करेगी कि वो अपने एक्टिविटी का स्कोप को बहुत कम करना चाहेगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों करेगी? ताकि अपने जो प्रॉब्लम एरियाज हैं
उसको डायग्नोस करेगी, ठीक है, कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे, और उसके बाद वो आगे उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो कंपनी क्या करेगी, सब्सटैंशियली द कंपनी विल substantially रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगी, द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्टिविटी, अपना काम को पहले तो इन लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कम करेगी, तब वो लोग डायग्नोस कर पाएंगे द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, और जब उन लोग प्रॉब्लम का कॉज फाइंड कर पाएंगे तो फिर वो लोग एक्शन ले पाएंगे, किस चीज के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। If the organization chooses to focus on ways and means to reverse the process of decline, वो अडॉप्ट करेगी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई यूनिट है, एसबीयू है, जो कि लॉस करते ही जा रहा है, और वो सोच रही है कि उसको हम लोग कट ऑफ कर दें, ठीक है। अगर हम ये सारा चीज देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस करना चाहते हैं, focus on ways to reverse the decline, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। पर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टू कट ऑफ द एसबीयूज या सेगमेंट विच इज लॉस मेकिंग, तो हम यहाँ पे डाइवेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी एक्शन वर्क नहीं करता है तो हम लोग सब चीज को अबैंडन करके लिक्विडेशन में चल जाएंगे, सब छोड़ो और भागो, सब बेच बाज के निकल जाओ, नहीं कुछ काम कर रहा है तो लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। आप लास्टली अगर कुछ काम नहीं किया तो क्या लगाएंगे हम लोग, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज 26 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, यस सर। ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आप भी रिवाइज करके आना, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके राइट लिखना और ग्रुप में भेजना, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ओके। यस सर। और आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। यस सर।